हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेंच केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम से पहले एक स्पेशल सीरीज चलाई हुई है पूरे सिलेबस के रिवीजन की एक तरीके से। और उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे जितनी भी हमारे सिलेबस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उन सभी रिएक्शंस की। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी लेक्चर्स थे वो मैंने एक असाइनमेंट के थ्रू जो है वो सॉल्व करवा दिए हैं, जो राजस्थान में चलता है शेखावाटी मिशन 100, है ना। और आज हम लोग बात करेंगे जितनी भी हमारी नेम रिएक्शन है, रिएक्शंस की तो बात होगी होगी। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर ये होने वाली है कि उन रिएक्शन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी मैं आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो ये लेक्चर जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए और लिखने की जो है वो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका जो रिटर्न वर्क होगा उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे पास में नेम रिएक्शन का पहला लेक्चर, मैं कोशिश करूंगा 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करूं मैं। ये जितनी भी नेम रिएक्शन हम पढ़ते हैं सिलेबस में, ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है, सब आपके सामने 1 बाय 1 आ जाएंगी। और शुरुआत हमारी जो होगी वो होगी ल्यूकास अभिकर्मक से, ल्यूकास परीक्षण से। एल्कोहल वाले पोर्शन में भी पढ़ते हैं इसको, और वैसे हम हैलोजन व्युत्पन्न के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक एल्किल हैलाइड बनाने की विधि भी है। तो ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, सुने भाई ध्यान से। ल्यूकास परीक्षण जो है वो क्यों करते हैं, तो एल्कोहल का जो मिश्रण होता है, एल्कोहल जो है अलग अलग प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, उनके मिश्रण में से एल्कोहल की जो डिग्री है उसके आधार पर उनको अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए किसका यूज करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक का। ठीक है, तो यहां पर ये बात लिखी हुई है। अब ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। काम क्या करता है भाई, तो एल्कोहलों का पृथक, एल्कोहलों को जो है वो सेपरेट करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। तृतीयक एल्कोहल जो है वो इसके साथ तुरंत अभिक्रिया करता है, द्वितीयक एल्कोहल को 5 मिनट में, और प्राथमिक एल्कोहल लगभग आधे घंटे में अभिक्रिया करते हैं। कैसे होती है अभिक्रिया उसकी बात भी अभी हो जाएगी। निर्जल जिंक क्लोराइड जो है उसका काम क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ये भी हमसे पूछ सकता है। तो निर्जल ZnCl2 क्या करता है, जल का अवशोषण कर अभिक्रिया को अग्र दिशा में होने देता है। साथ ही यह लुईस अम्ल भी होता है जो एल्कोहल से हाइड्रोक्सी समूह को आसानी से हटाने में मदद करता है। देखो जैसे ये रिएक्शन हो रही है हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल की, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई शुष्क ZnCl2 जो है ना, इसके 2 काम है। पहला काम तो ये है कि भाई ये एक लुईस अम्ल है, तो लुईस अम्ल होने की वजह से ये जो आपका OH समूह है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका जो OH है इसको अगर आपको यहां से हटाना है, क्योंकि रिएक्शन में देखो OH और H मिलकर के H2O बना रहे हैं और ये Cl जाकर के कार्बन से जुड़ रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने में एक तो ये मदद करता है। दूसरा, ये जो सह उत्पाद के रूप में वोटर बनता है, इस वोटर को भी अभिक्रिया मिश्रण से हटा देता है, ताकि हमारी जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में हो, मतलब ये उत्पाद हमें मिलता रहे भाई। सही है, नहीं तो क्या होगा कि ये उत्पाद जो है आपस में अभिक्रिया करके, मुख्य उत्पाद और सह उत्पाद आपस में अभिक्रिया करके वापस से क्या बना देंगे भाई, अभिकारक बना देंगे। तो ये 2 काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तीनों जो एल्कोहल उनकी अलग अलग रिएक्शन दे रखी है। ये 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन थी, 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन भी उसी तरीके से होगी। यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिया हुआ द्वितीयक एल्कोहल के रूप में शुष्क ZnCl2 के साथ, उसी प्रकार से अभिक्रिया होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। टाइमिंग इनकी अलग अलग होती है। तृतीयक एल्कोहल जो है वो तुरंत एल्किल हैलाइड का गंधला विलयन देता है, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड मिल रहा है मुख्य उत्पाद के रूप में तीनों जगह ही। ठीक है, ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल हमारे को दिया हुआ है, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है HCl के साथ, और क्या बन जा रहा है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो है वो उत्पाद के रूप में मिल रहा है। तो आपसे इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे, ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तीनों एल्कोहल जो है वो अलग अलग टाइमिंग के साथ रिएक्शन करते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल की जो रिएक्शन होती है वो सबसे फास्ट होती है, उसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल को लगभग 5 मिनट लगते हैं, और 3 डिग्री एल्कोहल का आप लिख सकते हैं कि तीव्र अभिक्रिया होती है और बिल्कुल कम समय में होती है। 2 डिग्री एल्कोहल का लगभग 5 मिनट, और 1 डिग्री एल्कोहल को लगभग आधा घंटा 30 मिनट्स लगते हैं। दूसरी जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एल्किल हैलाइड बनाने की विधि ही है, डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया जो है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली सर्वोत्तम विधि है। रिएक्शन के अंदर क्या क्या यूज किया जाता है, तो देखो हमारे पास एल्कोहल होगा, अभी रिएक्शन भी आ जाएगी, उसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड जिसको SOCl2 बोलते हैं भाई, इसके साथ में और पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है।
सर्वोत्तम विधि इसलिए होती है, ये आपको पता होना चाहिए, सवाल बन के आ जाता है कई बार कि भाई ये सर्वोत्तम विधि क्यों है। तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाले जो दोनों उत्पाद हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, और गैसीय अवस्था में होने के कारण अभिक्रिया मिश्रण जो है उससे अलग करना या अपने आप ही जो है वो क्या हो जाते हैं भाई, अलग हो जाते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से एफर्ट करना नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये बात क्लियरली लिखी हुई है। जैसे रिएक्शन होती कैसे वो समझे भाई। रिएक्शन होने का तरीका ये है कि देखो यहां पर हमने क्या कर दिया भाई, अल्कोहल लिया हुआ C2H5OH, उसके साथ में SOCl2 को लिखने का तरीका ये आपको आसानी से अभिक्रिया याद हो जाए इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है। तो C2H5 के साथ Cl जुड़ जाएगा, SO2 बीच में से देख पा रहे होंगे आप, यहां से SO2 बाहर जा रही है और HCl बाहर जा रहा है सह उत्पाद के रूप में। एरो बनाना जरूरी है क्योंकि इससे पता लगता है कि आपका जो ये दोनों सह उत्पाद हैं ये कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। इसके अलावा एक बात और ऊपर लिखी हुई है कि ये पिरिडीन जो है ना, इसका एक काम और भी है। अगर अभिक्रिया मिश्रण में बना हुआ HCl जो है वो मुख्य उत्पाद से अलग नहीं हो रहा है तो पिरिडीन जो है इसके साथ अभिक्रिया करता है और लवण के रूप में उसको अलग कर लेता है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, डार्जन की। उसके बाद में तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है मार्कोनिकोफ। क्लास 11th में भी इसको पढ़ाया जाता है, और क्योंकि भाई ये कॉमन चीज है जीओसी के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं, तो ये आपको 12th क्लास में भी पूछा जा सकता है। और एल्कीन की जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं असम्मित एल्कीन की, उनके ऊपर जो ध्रुवीय अभिकर्मक होता है उसके योग की व्याख्या करता है ये। तो यहाँ स्टेटमेंट एक तो आपको पता होना चाहिए कि जब असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है तो हाइड्रोजन जो है जो अधिक विद्युत धनी है वो द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो कि जो अधिक विद्युत ऋणी भाग होता है ध्रुवीय अभिकर्मक का, वो द्विबंधित जो कार्बन है आपके दोनों, उनमें से उस कार्बन पर जुड़ना पसंद करता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पहले से कम है। तो ये ऋणात्मक भाग है, ये आएगा उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन कम है, और यहां कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो जुड़ जाएंगे भाई, हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगली बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि अगर आप असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया HCl से करवा रहे हो तो जो विधि होती है वो किस प्रकार की होती है, आयनिक विधि होती है क्या? तो आप लिखेंगे बिल्कुल ये आयनिक विधि होती है। सभी हाइड्रोजन हैलाइड ये अभिक्रिया देते हैं, जैसे HI हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया। निम्न अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया है ना, इसके अंदर आपका हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर एल्किल समूह कम या छोटा होता है। तो इससे ये थोड़ा सा इसने यहाँ पर एक चीज गलत लिखी हुई है, उसको समझिएगा भाई कैसे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, देखो जो द्विबंधित कार्बन है हमारे, द्विबंधित कार्बन में आपको पता है एक तरफ तो यहाँ C2H5 लगा हुआ और एक तरफ लगा हुआ CH3। अब ये जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इनमें तो कोई फर्क नहीं है, यहां पर तो हाइड्रोजन दोनों पे बराबर है। तो अब मैं इस ऋणात्मक भाग को कहां जोड़ूं, तो ऋणात्मक भाग जो है ना वो जाएगा उस कार्बन पे जहां पर जो एल्किल समूह है ना वो ज्यादा प्लस आई वाला लगा हो। क्योंकि यहां अगर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है आपके पास में, तो पॉजिटिव चार्ज अगर बन रहा है तो उसके ऊपर मैं ले जाकर के किसको जोड़ूंगा, Cl को, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होगा ये पॉजिटिव। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा तो पॉजिटिव, यहां पर मैं किसको जोड़ूंगा, Cl को। ठीक है, छोटे एल्किल समूह की तरफ मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। उसके बाद में एंटी मार्कोनिकोफ नियम या परोक्साइड या खरास प्रभाव क्या है वो समझे भाई। मार्कोनिकोफ के जस्ट ऑपोजिट काम करता है, एक तो ये बात ध्यान रखना, मार्कोनिकोफ में जो बात हमने अप्लाई की थी उसके जस्ट अपोजिट हमें यहां पर ये काम करना है। जब असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है तो हाइड्रोजन जो है अधिक विद्युत धनी तत्व जो होता है हमारा, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब देखो ये असम्मित एल्कीन आ गई फिर से, अब हाइड्रोजन कहाँ आएगा, पहले तो वहां जा रहा था जहां पर हाइड्रोजन क्या थे, कम थे, लेकिन अब ज्यादा वाले पे जाएगा। और ऋणात्मक भाग कहाँ जाएगा, ऋणात्मक भाग जाएगा, सॉरी ऑपोजिट बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या है, कम। और Br कहां जाएगा, जहां पे हमारे पास में ज्यादा हाइड्रोजन है। किसी एक का ध्यान रख लो आप, या तो आप ये ध्यान रख लो हाइड्रोजन को कहां भेजना है, या फिर ज्यादा बेटर है कि आप ये ध्यान रखो कि जो अधिक विद्युतऋणी परमाणु है, जैसे यहां पर Br है तो उसको हम कहां जोड़ेंगे। तो वैसे तो मार्कोनिकोफ में तो बीच वाले कार्बन पे जा रहा था जहां हाइड्रोजन कम होता है, वहां जाता अधिक विद्युतऋणी परमाणु, लेकिन एंटी मार्कोनिकोफ में क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। ये अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि से संपन्न होती, याद रखना भाई। HBr के साथ अगर अभिक्रिया होगी तो मुक्त मूलक, HCl के साथ होगी तो आयनिक। यह परोक्साइड तथा प्रकाश की उपस्थिति में सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड द्वारा दी जाती है। ये जो अभिक्रिया होगी ये सिर्फ HBr द्वारा दी जाएगी, और यहां पर आपको परोक्साइड यूज करना होता है या सनलाइट यूज करनी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन और Br के बीच का जो बॉन्ड है ना भाई, उस हाइड्रोजन और Br के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए यहां पर सनलाइट हम यूज करते हैं। तो यहां पर मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रकाश के द्वारा इतनी ऊर्जा नहीं मिलती है कि बंध तोड़कर मुक्त मूलक का निर्माण कर सके। देखो HCl और HBr दोनों हाइड्रोजन हैलाइड है, लेकिन HCl में हाइड्रोजन और Cl के जो बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रोंग है, तो उसको
तोड़ने के लिए इतनी पर्याप्त ऊर्जा प्रकाश से, सनलाइट से हमें नहीं मिल पाती है कि उसको तोड़ के हम मुक्त मूलक बना पाए। HBr में हाइड्रोजन और Br के बीच का जो बॉन्ड है जो यहां पर बना हुआ है, इसको ब्रेक करना HCl की तुलना में आसान है, क्योंकि ये HCl की तुलना में यहां पर जो बंध है वो कमजोर है, दुर्बल है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। तो हम ये प्रकाश की उपस्थिति में भी ऐसा कर सकते हैं, और ये बात यहां पर लिखी हुई है। यहां पर परोक्साइड या प्रकाश से मुक्त मूलक का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो इतनी आसानी से मुक्त मूलक में टूटता है कि बने हुए आयोडाइड मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके आयोडीन का निर्माण कर लेते हैं। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि भाई HI दे, ये जो अभिक्रिया है HI दे सकता है क्या परोक्साइड की उपस्थिति में, तो भाई देखो HI जो है वो तो HI में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बंध है वो और पुअर है। आपको पता होना चाहिए HF सबसे मजबूत बंध रखता है, उससे पुअर HCl, उससे पुअर HBr और सबसे पुअर बॉन्ड जो है वो HI के अंदर है। तो इसको तो ब्रेक करना और आसान है, लेकिन यहाँ जो आयोडीन रेडिकल बनता है ना, वो आयोडीन रेडिकल आयोडीन मुक्त मूलक जो है, ये दो आयोडीन मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, I2 गैस। तो भाई योगात्मक अभिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा आयोडीन, इसलिए हम प्रीफर नहीं करते हैं HI के साथ अभिक्रिया करवाना। हम किससे करवाते हैं, HBr के साथ। फिर अगली जो रिएक्शन है वो है फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। तो फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया एक किस प्रकार की अभिक्रिया, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया एक हैलोजन विनिमय की अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड में बदला जाता है। रिएक्शन आपको यहां पर नजर आ रही होगी। देखो भाई, ये जो रिएक्शन है कैसे प्रोसेस होती है। तो आपके पास मेथिल क्लोराइड है, उसकी सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करवाओ, किसकी उपस्थिति में कराओ, एसीटोन, ये भी जरूर लिख के आना है। और यहां पर जो Cl है उसको हटा के उसकी जगह किसको जोड़ देंगे, आयोडीन को। तो एक हैलोजन का प्रतिस्थापन दूसरे हैलोजन से हो रहा है, तो इसको हैलोजन विनिमय कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaI से कराओगे तो भी मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो दोनों केस में देखो प्रोडक्ट हमारा मिथाइल आयोडाइड है, चाहे आप CH3Cl लेके करवाएं चाहे CH3Br, किसकी उपस्थिति में होगी, एसीटोन की उपस्थिति में होगी। अब देखो यह अभिक्रिया निर्जल एसीटोन की उपस्थिति में की जाती है। सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड जो आपके सह उत्पाद बन रहे हैं दोनों, देखो ये एसीटोन में क्या होते हैं, एविले होते हैं, तथा इन्हें अलग कर लिया जाता है। एसीटोन में एविले होते हैं, घुलते नहीं है, घुलेंगे नहीं तो उनको अलग आसानी से आप कर सकते हो, इसलिए एसीटोन यहां पर विलायक के रूप में काम में लिया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फैक्ट्स वाली बातें पूछे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वार्ट अभिक्रिया की बात सुने, देखो स्वार्ट अभिक्रिया जो है उससे एल्किल फ्लोराइड बनते हैं, जैसे यहां बनाया हुआ है। CH3Br की अभिक्रिया AgF से करवा सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई, AgBr बाहर चला जाएगा और CH3 के ऊपर F जुड़ जाएगा। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल फ्लोराइड में बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इनके धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड मतलब SbF3 जो है उसको भी काम में ले सकते हो आप यहाँ पे, SbF3। ठीक है, जैसे AgF काम में लिया ना मैंने, SbF3 भी मैं यहाँ पे काम में ले सकता हूँ, आदि के साथ गर्म किया जाता है। उसके बाद में सैंडमेयर अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सैंडमेयर भाई। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, आपका जो एमीन वाला चैप्टर उसके अंदर भी आती है ये। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या अन्य जो लवण है इससे हैलोबेंजीन बनाने की विधि है। जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपका है ना, एरोमेटिक लवण जो है, उससे इस अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ये रही भाई। इसमें HCl या HBr की अभिक्रिया Cu2Cl2 या Cu2Br2। अगर आप HCl ले रहे हैं तो यहाँ Cu2Cl2 लेंगे। Cu2Cl2 को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया की ये पहचान है भाई, ये आपका एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण है या एरोमेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड है, जिसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगर आपने HCl लिया है यहाँ पर तो भाई क्या होगा, HCl लेने पे यहाँ पर आपके पास में रिंग के ऊपर किसको जोड़ देंगे, Cl को। और अगर आपने यहाँ पर रिएक्शन HBr से करवाई है Cu2Br2 की उपस्थिति में, तो वले के ऊपर किसको जोड़ देंगे, Br को। बाकी जो आपका हाइड्रोजन और Cl है वो HCl और आपका जो N2 है वो सह उत्पाद के रूप में बाहर चले जाएंगे। ये रिएक्शन है। गाटरमान अभिक्रिया, ये भी रिएक्शन आपकी वहीं पर आती है एमीन वाले चैप्टर के अंदर। गाटरमान अभिक्रिया में यह भी सैंडमेयर अभिक्रिया के समान ही है, लेकिन यहाँ अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में करवाई जाती है। वहां Cu2Cl2 ले रहे थे, ठीक है, सॉल्ट ले रहे थे, लवण ले रहे थे। इसमें भी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण किया जाता है। तो देखो हमने दोनों जगह लवण जो है वो सेम ही लिया है। अगर HCl ले रखा है मैंने, एरो पे कॉपर लिख रखा है, तो गाटरमान अभिक्रिया है। Cu2Cl2 होता तो सैंडमेयर अभिक्रिया होती। सही, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, यहां पर आपका क्लोरोबेंजीन भी बन जाएगा और ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा। इसके बाद में वुड्स अभिक्रिया देखें भाई, यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है। वुड्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक प्रकार की युग्मन अभिक्रिया है, यह भी ध्यान रखें। इसमें दो एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं। जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड होता है उससे दुगुने कार्बन का एल्केन इसमें प्राप्त होता है, क्योंकि दो एल्किल हैलाइड आपस में जुड़ते हैं।
तो कार्बन संख्या दुगुनी हो जाती है। अभी आपके सामने आ जाएगी, जैसे 2 एथिल ब्रोमाइड है, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, रिएक्शन को समझे भाई। ये मेरे पास में 2 हैलाइड है, 2 कार्बन का इधर लिखा, 2 कार्बन का इधर, बीच में सोडियम को लिखे, किसको बाहर निकाल देंगे यहाँ से, NaBr को, किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर। तो 2 कार्बन, दोनों में 2-2 कार्बन होने से 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। इसी प्रकार से नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड से नॉर्मल हेक्सेन का भी निर्माण होता है। जैसे आपके पास में 3 कार्बन का हैलाइड थे दोनों तरफ, तो यहाँ पर 6 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। सही है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो देखो वैसे तो अगर आप जाएं तो ये तो वुड्स अभिक्रिया हो गई भाई। अगर आपके पास में 2 अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं ना, तो भी अभिक्रिया जो होती है ना, उसके अंदर बनता एल्केन ही है, लेकिन वहां पर एल्केन का मिश्रण बनता है, तो वो मिश्रित वुड्स अभिक्रिया बोली जाती है, जिसमें दोनों एल्किल हैलाइड अलग अलग हों। और मुझे जहां तक लगता है कि भाई राजस्थान बोर्ड में आपको इतना ही, या स्टेट बोर्ड में इतना ही पूछता है कि भाई आपके पास में वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। अगर आपके पास मिश्रित एल्किल हैलाइड होते हैं, सॉरी अलग अलग एल्किल हैलाइड होते हैं जिनमें कार्बन संख्या बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो अभिक्रिया होती है वुड्स अभिक्रिया, उसको मिश्रित वुड्स बोलते हैं। वो मैंने आपको जो शेखावाटी मिशन 100 का लेक्चर है वहां पर डिस्कस किया हुआ है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया सुने भाई, क्या अंतर है दोनों में। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जो है ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ये भी हैलाइड की ही रिएक्शन है, लेकिन ये एरोमेटिक हैलाइड होता है भाई। ये भी युग्मन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट बात है, पूछ सकता है भाई वुड्स अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो युग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, लेकिन एक उसके साथ क्या जाता है, एरिल हैलाइड, सोडियम धातु यहां पर भी काम में लेते हैं। जैसे यहाँ ब्रोमोबेंजीन ले लिया, यहाँ पे आपका मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, वैसे ही रिएक्शन होगी, आपका मिथाइल जो है वो कहां जाएगा, रिंग के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या है, वुड्स फिटिंग है। तो नाम अगर अलग अलग है, वुड्स और फिटिंग 2 लोगों के नाम है, तो वैसी स्थिति में आपको जो हैलाइड हैं वो भी अलग अलग लेने, एक तो एल्किल हैलाइड लेना और एक एरोमेटिक हैलाइड लेना है, रिंग वाला। सही। फिटिंग अभिक्रिया की बात करें तो यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है। यह एक प्रकार की युग्मन अभिक्रिया है। कौन कौन सी हो गई है, वुड्स हो गई है, वुड्स फिटिंग हो गई है, और अब कौन सी आ गई है, फिटिंग अभिक्रिया। यह एक प्रकार की युग्मन अभिक्रिया है। इसमें 2 एरिल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, दोनों ही एरिल हैलाइड होंगे जिनको आप एरोमेटिक हैलाइड बोलते हैं। 2 ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन है, जैसे यहां पर दिखाई हुई है, देखो ये कहानी है। 2 आपके पास में ब्रोमोबेंजीन है, एरोमेटिक हैलाइड है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। दोनों रिंग जो है उनके बीच में क्या बना दोगे, बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। ये फिटिंग अभिक्रिया है। डाई एजोटीकरण क्या है वो सुन ले भाई। तो देखो डाई एजोटीकरण मैं समझा भी चुका हूं वैसे असाइनमेंट के अंदर, यहां फिर से समझ लें। एक बात तो ये ध्यान रखें भाई, डाई एजोटीकरण जो है उसमें आपके पास एनिलीन भी हो सकता है, ठीक है, जो एरोमेटिक एमीन होता है, और 1 डिग्री होना चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो ये आपका एरोमेटिक एमीन है। एलिफेटिक एमीन भी हो सकता है, जैसे मैं लिख दूं RNH2, तो ये भी भाई एमीन ही है, और ये दोनों ही 1 डिग्री के एग्जाम्पल हैं। तो 1 डिग्री एमीन जो है वो आपको डाईएजोटीकरण अभिक्रिया देंगे। और यहां पर लिखा हुआ है नाइट्रस अम्ल जिसको HNO2 बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोलते हैं। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस विधि को डाईएजोटीकरण कहा जाता है। ये जो अभिक्रिया, इसके बारे में एक बात और पता होनी चाहिए, टेम्परेचर रेंज 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है अभिक्रिया। इससे अधिक ताप पर डाईएजोनियम लवण स्थायी नहीं होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगली बात यह है कि नाइट्रस अम्ल को प्रयोगशाला में एकत्रित नहीं कर सकते हैं, तो इसे पात्र में ही बनाया जाता है। जिस पात्र में अभिक्रिया होती है उसी पात्र में इस नाइट्रस अम्ल को बनाया जाता है। इसका स्टोरेज नहीं किया जाता लेबोरेटरी के अंदर। सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया से नाइट्रस अम्ल को पात्र में ही बनाया जाता है। ठीक है, दोनों की रिएक्शन से ही बनता है, NaNO2 प्लस HCl, दोनों की रिएक्शन से ही बनते हैं भाई HNO2। अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न प्रकार के बेंजीन व्युत्पन्न बनाने में किया जाता है। जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है ना, ये वाला लवण, इसका उपयोग है अलग, जैसे हमने पीछे पढ़ा था सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, दोनों में तो अलग अलग बेंजीन व्युत्पन्न बनाने में इसी लवण का उपयोग होता है। सर्वाधिक स्थायी डाईएजोनियम लवण बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है, जो 25 डिग्री ताप पर भी स्थायी होता है। अगर आपको देखना है कि भाई ये क्या होता है, जो बताया जा रहा है भाई डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये क्या होता है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कोई भी डाईएजोनियम सॉल्ट है ना, उसमें कॉमन चीज क्या होगी, कॉमन चीज ये होगी N2+, यहां ऋणावेश के रूप में मैंने X- लिख दिया है। तो ये जो लवण के अंदर जो ऋणायनिक हिस्सा है ना, ये बदल सकते हो आप। जैसे यहां पर कौन आ रखा है ऋणावेशित हिस्से के रूप में Cl-, वैसे ही अगर मान लो ये जो ऋणावेशित हिस्सा है, जो ऋणावेशित परमाणु या आपका जो समूह है, उसके रूप में आपको क्या मिल जाए, उसके रूप में आपको मिल जाए Bf4-, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो आपका बोरोन है उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं।
अब ये आपकी डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये आपका एनिलीन है, HCl और HNO2 के साथ रिएक्शन होगी और NaNO2 और HCl जो है ये दोनों मिलकर के इनको बनाते हैं। किसको? HNO2 को। ये बना हुआ देखो बीच में 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर होगा और आपका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है। कॉल्बे अभिक्रिया या कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया फिनोल के अंदर पढ़ते हैं हम भाई, इसको समझ लीजिए। इस विधि से कार्बोक्सिलीकरण किया जाता है। एक बात तो ये है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका भाई, कार्बोक्सिलीकरण किया जाता है मतलब वले के ऊपर क्या जोड़ा जाता है? COOH। ये कार्बोक्सिलीकरण होता है। फिनोल से क्या बनाते हैं? सैलिसिलिक अम्ल बनाने में इस विधि का उपयोग करते हैं। फिनोल को पहले किससे अभिक्रिया करवाते हैं? क्षार के साथ, और फिनॉक्साइड आयन में बदला जाता है। फिनॉक्साइड आयन की जो क्रियाशीलता है वो फिनोल की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है जो आपका एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और फिनॉक्साइड आयन उससे अभिक्रिया कर लेता है। फिनोल नहीं कर पाता है। CO2 जो है वो एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उसके साथ में आपका जो फिनॉक्साइड आयन है वो अभिक्रिया कर लेता है, तो पहले फिनॉक्साइड आयन बनाया जाता है फिनोल से। सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग जो है उसका एस्प्रिन या दर्द निवारक दवा जो होती है उसको बनाने में किया जाता है। एस्प्रिन एक मेडिसिन है जिसको बनाने में सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग है। आगे आ जाएगा भाई। चलते हैं आगे। देखो रिएक्शन कैसे होती है आपके पास में। ये फिनोल है देखो, तो फिनोल की रिएक्शन पहले मैंने NaOH प्रबल क्षार से करवाई। NaOH क्या करेगा? NaOH जो है आपका OH माइनस जो है यहाँ से, ये OH माइनस क्या करेगा? ये OH माइनस आपका यहाँ से किसको निकाल देगा? H प्लस को। तो क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर CO2 के साथ रिएक्शन होगी, तो CO2 के साथ रिएक्शन कैसे दिखाते हैं? आपके पास में ये 6 मेंबर रिंग है, ये स्टेप मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर O माइनस और इसके साथ में क्या है? Na प्लस। CO2 के अंदर आपका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का बिहेव करता है, तो यहाँ पर O माइनस का जो आक्रमण होगा वो कहाँ होगा? CO2 के कार्बन पे। तो ये डबल बॉन्ड किस पे चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो प्रोडक्ट जो है ना वो कैसे बनेगा? मैं इसको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में ऑक्सीजन जो है ना, क्योंकि पहले ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डोनेट होता है, फिर ऑर्थो स्थिति से आक्रमण होता है, तो आपको सीधा लिख देना है। और यहाँ क्या आ जाता है? यहाँ आ जाता है COO माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? Na प्लस। जैसे ही नेगेटिव चार्ज डोनेट होगा ना तो यहाँ फिर से क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है इस कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये नेगेटिव आक्रमण कर देता है। ठीक है, लेकिन ये अटैक किसकी वजह से हो पा रहा है? इस ऑक्सीजन के नेगेटिव से, इसलिए मैंने यहाँ सीधा दिखा दिया। आपको सीधा यहाँ CONA जोड़ देना ऑर्थो स्थिति पे। फिर यहाँ पर जो कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन कहाँ होगा? यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड फिर से किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो कहने का मतलब ये कि यार यहाँ पर फिर से OH बन जाएगा। किससे बनेगा OH? ये H प्लस जुड़ने से। और यहाँ पर भी आप क्या जोड़ देंगे? H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? COH। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। फिर है राइमर टिमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। फिनोल की जो ऑर्थो स्थिति पर फॉर्मिलीकरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको अच्छे से आप याद करके जाइएगा। ऑर्थो स्थिति पे फॉर्मिलीकरण, फॉर्मिलीकरण का मतलब होता है CHO समूह का जुड़ना, ये होता है फॉर्मिलीकरण। ठीक है, इससे सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये जरूर याद रखना भाई, जो उत्पाद है वो सैलिसैल्डिहाइड है। फिनोल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म से। तो देखो ये फिनोल है आपके पास फिनोल की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं? फिनोल की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से और NaOH से। सही। तो NaOH तो क्या करेगा? इस फिनोल के ऑक्सीजन से H प्लस हटा देगा, ONA बना देगा। और यहां पर हमने किसको जोड़ दिया? देखो CHCl2 को। HCl गया बाहर, CHCl2। फिर 2 मोल NaOH की रिएक्शन और होगी, तो 2 मोल NaOH की जब रिएक्शन होगी तो यहां पर 2 OH जो है ना वो आके कार्बन पे जुड़ जाएंगे। NaCl बाहर चला गया। अब एक कार्बन पे 2 OH स्थायी होते नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ से H2O को बाहर निकाल देंगे। H2O को बाहर निकालते ये CHO बन जाएगा। और ये H प्लस कहाँ जोड़ रहा हूं मैं? ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ONA है ना, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में परमानेंट बॉन्ड नहीं होता है जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्योंकि एक अधातु और एक धातु, तो एक के ऊपर माइनस रहेगा, Na के ऊपर प्लस रहेगा। ये H प्लस ऑक्सीजन के माइनस पे जाके क्या बना देगा? OH। तो किसका निर्माण हो जाएगा भाई? सैलिसैल्डिहाइड का। कर लोगे। फिर है राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। तो देखो राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण में और राइमर टिमान फॉर्मिलीकरण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर एक तो ये है कि यहां फिनोल के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाता है CCl4, और फॉर्मिलीकरण में लिया जाता है CHCl3, बोले तो क्लोरोफॉर्म। तो जैसे यहां पर पहले स्टेप में वहां जो रिएक्शन हुई थी आपकी फॉर्मिलीकरण के अंदर, वैसे ही हम यहां रिएक्शन करवाएंगे। तो एक HCl बाहर चला जाएगा, NaOH वैसे ही जुड़ेगा जैसे जुड़ता आ रहा है पीछे, CCl3 बन गया यहां पर। अब इस CCl3 की रिएक्शन फिर से किससे करवाएंगे भाई? NaOH से। तो 3 NaCl बाहर जाने से एक कार्बन पे कितने OH आ जाएंगे भाई? 3 OH आ जाएंगे, ये आगे देखो। और एक कार्बन पे 3 OH स्थायी होते नहीं है, तो यहां से किसको बाहर निकाल देंगे? H2O को। H2O बाहर जाएगा, तो यहां पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट रहे हैं। देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन वाला, और इधर से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया हाइड्रोजन वाला। तो कार्बन और
ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इतना तो शायद आप लोग समझते होंगे भाई, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये स्थिति बनी हुई है, रिंग से जो कार्बन जुड़ रहा है ना उसके ऊपर कितने OH हैं, 3 OH हैं। तो हमें क्या करना है, रिंग के कार्बन के ऊपर जो है ना, अगर 3 OH आ रखे हैं या 2 OH आ रखे हैं तो हम H2O बाहर निकालते हैं। जैसे ये निकला तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये C डबल बॉन्ड O बन गया, और इसी कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH, तो क्या बन जाएगा, COH। और आपका जो ऑक्सीजन का नेगेटिव उसके ऊपर H+ जोड़ करके क्या बना देगा उसको, OH। ईथर में अगर जाएं तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। होती कैसे है, एक तो ये ध्यान रखें, सम्मित और असम्मित ईथर बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा भाई। इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया होती है, ये ध्यान रखें, रिएक्शन लिखी हुई दिख जाएगी अभी आपको। और ये किस प्रकार के मैकेनिज्म की पालना करता है, किस प्रकार की क्रियाविधि की पालना करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि की पालना करता है, लिखा हुआ है, द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, जिसको हम SN2 बोलते हैं। देखो ये एल्किल हैलाइड लिया जाता है एक तो, और इसके साथ में एक आपके जो धातु होता है, धातु का लवण लिया जाता है। तो यहां पर NaOC2H5 लिया हुआ है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा क्योंकि वो धातु के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन पे आंशिक धनावेश होता है और हैलोजन पे आंशिक ऋणावेश होता है। तो O- का आक्रमण इस कार्बन के पॉजिटिव पे होगा। जब अटैक होगा ना तो यहां से किसको बाहर निकाल देंगे, Cl- को। तो Cl- बाहर जाने से ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बन जाएगा, कार्बन से। देखो ये बन गया, तो ये आपका क्या बन चुका है, ईथर। दोनों तरफ एल्किल समूह ऑक्सीजन के, यहां से निकला हुआ Cl-, यहां से बचा हुआ Na+ क्या बना देंगे, NaCl। द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड लेने पर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ प्रतिस्थापन के स्थान पर विलोपन अभिक्रिया होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका एल्किल हैलाइड द्वितीयक या तृतीयक प्रकार का है और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो वहां पर आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होते हुए कौन सी अभिक्रिया होती है, विलोपन। और विलोपन अभिक्रिया अगर होगी तो वहां पर उत्पाद के रूप में एल्कीन बनेगा, जैसे यहां पर हो रखा है। क्योंकि ये जो आपके सोडियम एल्कोक्साइड होते हैं ना भाई, एल्किल समूह के साथ में आपको क्या नजर आ रहा है भाई, ऑक्सीजन और धातु, तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड या धातु एल्कोक्साइड। धातु तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। एल्किल प्लस ऑक्सीजन बनाता है एल्कोक्सी, और उसके साथ धातु लगा हुआ तो उसका नाम जोड़ दो, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। तो यहां पर देखो जो हैलाइड हमने ले रखा है वो 3 डिग्री ले रखा है, तो 3 डिग्री के केस में ये रिएक्शन जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अनुसार नहीं होगी, वहां पर विलोपन होगा। और विलोपन अभिक्रिया में हमें पता होना चाहिए, जो विषम परमाणु है, विषम परमाणु कौन है, हैलोजन, उससे कनेक्टेड कार्बन अल्फा होता है, अल्फा से कनेक्टेड कार्बन बीटा होता। यह है कि अल्फा कार्बन से हैलोजन टूट के अलग होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो देखो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका O- है, ये यहां से क्या लेकर के जाएगा, O- आपका लेकर के चला जाएगा H+, तो ये तो क्या बन गया, C2H5OH। यहां से निकला हुआ Br- Na+ को लेकर के क्या बना देगा, NaBr। ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी एल्कीन। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा भाई। इसके अलावा तृतीयक एल्किल ईथर बनाने के लिए प्राथमिक हैलाइड की क्रिया सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड से करवाते हैं। अगर मान लो आपको तृतीयक ईथर बनाना है, एक ऐसा ईथर बनाना है जिसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो एल्किल समूह वो तृतीयक हो, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन के इस तरफ देखो जहां वो मैंने हाईलाइट किया है, ये एक तृतीयक एल्किल समूह है। अगर ऐसा ईथर बनाना है जिसमें तृतीयक एल्किल समूह है, बड़े आकार का समूह एल्किल आपको लेकर के आना है, तो उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है, उसके लिए मस्ट कंडीशन ये है कि आप जो सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे ना वो टर्सरी लेंगे। टर्सरी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो कार्बन है ना उसके ऊपर 3 एल्किल समूह लगे होने चाहिए। तो ये तृतीयक सोडियम ब्यूटॉक्साइड इसका नाम है। कार्बन है तृतीयक, सोडियम धातु है, ब्यूटॉक्साइड का मतलब, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और जो किसके साथ कनेक्टेड है कार्बन आपका, ऑक्सीजन, तो तृतीयक ब्यूटॉक्साइड लेंगे। और हैलाइड आपका क्या होना चाहिए, हैलाइड आपका 1 डिग्री होना चाहिए। तो होना वैसी, ये रिएक्शन वैसे ही होगी, कार्बन के पॉजिटिव पे इस ऑक्सीजन के माइनस का अटैक होगा, और यहां से किसको बाहर निकाल देंगे, Br को। तो इस कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन से बना दो, बस। आ गई बात समझ में। तो आपको अगर यह भी पूछा जाए कि भाई अगर मुझे ऐसा ईथर बनाना है जिसके अंदर तृतीयक एल्किल समूह उपस्थित हो, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो आप कहेंगे हम हैलाइड तो 1 डिग्री लेंगे, लेकिन जो हमारा क्षार है ना वो बड़े आकार का लेंगे। हैलाइड 3 डिग्री नहीं ले सकते आप। आ गई बात समझ में। तो ये जरूर ध्यान रखें भाई, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद है, इस अभिक्रिया से फिनोल को भी ईथर में बदला जा सकता है। तो फिनोल को ईथर में बदलने का तरीका ये क्या है, पहले आप फिनोल के OH समूह की रिएक्शन NaOH से करवाएंगे, तो आपको पता है भाई अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। H+ जो है आपका, ये जो H+ है ये
किसके साथ निकल जाएगा बाहर, ये आपका H प्लस जो है वो OH माइनस के साथ निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा भाई, ये है, समझिएगा भाई, ये आपका OH माइनस जो है यहां से किसको निकाल देगा, H प्लस को। तो ऑक्सीजन के नेगेटिव पे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव पे Na प्लस। अब क्या होगा, ये आपका नाभिक स्नेही का काम करेगा और इसका आक्रमण कहाँ होगा, इस कार्बन पे होगा। किसको हटा दोगे यहाँ से, Cl को, तो आपका जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, C2H5। तो ये क्या बन गया है भाई, ईथर बन चुका है। देखो इधर भी R है, फिर ऑक्सीजन है, फिर इधर भी R है। बस अब की बार R की जगह पे दोनों तरफ जो है वो आपका एलिफेटिक समूह नहीं है, एक तरफ आपका एरोमेटिक समूह आ चुका है, 6 मेंबर रिंग आ चुकी है। ठीक, अगली जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। समझिएगा भाई, एक तो इस अभिक्रिया का प्रकार आपको पता होना चाहिए, यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है एक तो। दूसरी बात, कोई भी एरोमेटिक यौगिक जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिल हैलाइड, जैसे एसिटिल क्लोराइड है यहां पर हम करवा रहे हैं रिएक्शन, के साथ अभिक्रिया करता है तो बेंजीन पे एसिटिल समूह जुड़ जाता है। सही है। अब देखो ये जो AlCl3 होता है ना, ये भी लुईस अम्ल है भाई, लुईस उत्प्रेरक है, और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो बनाने में मदद करता है आपकी। ठीक है, कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, थोड़ा समझा देता हूं, देखिएगा भाई, यहां पर समझाता हूं, फिर उस रिएक्शन पे चलेंगे अपन। यहां पर होगा कैसे, होता यह है कि आपके पास में जो एसिटिल क्लोराइड है, या तो आप एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा सकते हो या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करवा सकते हो। ठीक है, कैसे करवाएंगे अभी सामने रिएक्शन आएगी, मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाना सिखा रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाने में मदद कैसे करता है। तो देखो AlCl3 एक लुईस उत्प्रेरक है जिसमें एल्यूमिनियम के पास खाली कक्षक होता है, तो ये अपने कार्बन हैलोजन बॉन्ड से, ये हैलोजन जो है ये आक्रमण करता है एल्यूमिनियम पर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और कार्बन और Cl में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, Cl की है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl काम में ले लेगा। अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl काम में ले लेगा तो आपका जो एक कार्बन है कार्बोनिल का, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। Cl जो है वो माइनस के रूप में एल्यूमिनियम पे जाके जुड़ेगा और क्या बना देगा, AlCl4 माइनस। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव है, और इसी को रिंग के ऊपर ले जाके जोड़ना है, और इस समूह को बोलते हैं क्या, इस समूह को बोलते हैं एसिल समूह। क्लियर होती है बात भाई। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो एल्किलीकरण और दूसरा एसिलीकरण। तो ये एसिल समूह जोड़ रहा हूं मैं, इसलिए इसको एसिलीकरण बोला जाएगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से भाई, ये रिएक्शन आपकी लिखी हुई, देखो मैंने समझा दिया मैकेनिज्म। अब देखो COCH3 आपको जोड़ना है, फिनॉल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पे COCH3 जोड़ना है। अब उसने एक साथ करके लिख दिया COCH3 को, बात एक ही है। अब ऑर्थो पे और पैरा पे क्यों जोड़ते हैं, तो ये आपको लेक्चर, डिटेल लेक्चर में भी मिल जाएगा, मैं समझा देता हूं भाई। क्योंकि फिनॉल में आपकी जो ऑर्थो और पैरा स्थिति होती है, इन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं को तो वही जगह चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि फिनॉल अपने लोन पेयर को जब वलय में डोनेट करता है अनुनाद की सहायता से, तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं उन्हीं जगह पे जाके जुड़ेगा। अब यहां पर लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे हाइड्रोक्सी, एल्किल, एल्कोक्सी आदि समूह होने पर एसिटिल समूह कहां जुड़ते हैं भाई, ऑर्थो पे और पैरा पे। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हो, जो वलय से इलेक्ट्रॉन खींचता हो, तो ऐसी स्थिति में भाई क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लिखे हुए, ऐसी स्थिति में आपका जो एसिटिल समूह वो कहां जुड़ेगा, मेटा पे। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं तो कमी कहां होगी, ऑर्थो पे और पैरा पे होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन वृद्धि कहां होगी, ऑर्थो पे और पैरा पे होगी। खींचेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे अगर कमी होगी तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ज्यादा रहेंगे तो मेटा पे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ऑल राइट, चलें आगे भाई। नेक्स्ट देखें, ये यही बात यहां पर समझा रखी है। अगर OCH3 जुड़ा हुआ तो आपको पता है OCH3 में भी आपका जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर कहां डोनेट करेगा, रिंग में, और रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये तो फिनॉल की तरह ही काम में करेगा फिर, तो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा COCH3। एसिटिल क्लोराइड लिया हुआ है, ये भी किसका उदाहरण है, ये भी फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण का ही है। यहां पर क्लोरोबेंजीन ले रखा है, तो भाई क्लोरोबेंजीन में भी देखो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ रहा है। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट समझो भाई, नेक्स्ट में देखो CHO लगा दिया इस बार रिंग के ऊपर। तो CHO क्या करता है, अगर यहां पर आपको करवाना है तो CHO समूह क्या है, CHO समूह आपका इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। कैसा समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आपके वलय के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी करेगा। कमी करता है तो कैसे करता है वो देख लो भाई, ये पाई बॉन्ड उठ के बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो एक तो यहां पॉजिटिव आएगा, फिर आप इस पॉजिटिव को संयुग्मन में होने के कारण पाई बॉन्ड को उठा के आगे भेजोगे तो पॉजिटिव एक कार्बन छोड़ के कहां जाएगा, पैरा पे। तो ऐसे घुमाओगे तो ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा पॉजिटिव, मेटा स्थितियों पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब मेटा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होगी। तो आप जो एसिल समूह है आपका वो कहां ले जाके जोड़ोगे, मेटा स्थिति पे, चाहे उधर वाली मेटा पे जोड़ दो चाहे इस पे जोड़ दो।
COCS3 जुड़ जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो यहां पर ये आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल होता है जो एनिलीन के एमिनो समूह के साथ क्रिया कर लेता है, अतः ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है। ये सवाल भी आ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कह दे कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते, तो आप कहेंगे क्योंकि एनिलीन में आपके नाइट्रोजन जो है ना उसके ऊपर लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, एल्यूमिनियम के साथ। चूंकि आपको पता है AlCl3 हमने क्यों लिया है, ताकि वो एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना सके। अब आपके अमोनिया के नाइट्रोजन ने पहले अभिक्रिया किससे कर ली, AlCl3 के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाने के लिए उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेगा तो कोई अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एक बात बेंजोइक अम्ल की भी लिखी हुई है, वो सुने भाई। बेंजोइक अम्ल भी यह अभिक्रिया नहीं देता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह जो है ना वो एक निष्क्रिय समूह है तथा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक के साथ भी जुड़ जाता है, और कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब वलय को एक्टिवेट नहीं करता, वलय को सक्रिय नहीं करता अभिक्रिया के लिए। और इसके अलावा ये भी एनिलीन की तरह किसके साथ अभिक्रिया कर जाता है, ये भी अभिक्रिया कर जाता है आपके AlCl3 के साथ। दूसरी जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब होता है एल्किल समूह का जुड़ना, जैसे एसिल जुड़ता है बिल्कुल वैसे ही एल्किल जुड़ता है। तो यहां हमें फिनोल के साथ देखो CH3Cl दिया हुआ है, एल्किल हैलाइड लेना पड़ता है, CH3Cl ले लिया, RX लिखा हुआ आ जाए, ठीक। तो रिंग के ऊपर CH3 को जोड़ना है, क्योंकि CH3Cl में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना वो CH3 पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो पे भी जोड़ोगे और कहां जोड़ोगे, पैरा पे, हो जाएगा भाई। एथिल क्लोराइड भी ले सकता है, जैसे यहां लिखा हुआ है, कोई भी एरोमेटिक यौगिक एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों जैसे एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो बेंजीन पर क्या जुड़ जाता है, एल्किल समूह जुड़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर लगा होता है तो देखो यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे हाइड्रोक्सी, एल्किल, एल्कोक्सी, हैलोजन आदि समूह होने पर एल्किल समूह कहां जुड़ना पसंद करेगा। देखो सिंपल अगर बेंजीन आती है तो आप कहीं भी जोड़ दो, वलय पे अगर कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका जो एल्किल समूह जोड़ रहे हो आप वलय के ऊपर, या आप एसिल समूह जोड़ रहे हो, तब तो कहीं भी जोड़ दो क्योंकि सारी स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई हम जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कहां जोड़ें, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होते हैं तो कहां जोड़ते हैं, मेटा पे। बार बार ये बात रिपीट हो रही है। चलते हैं आगे भाई, बस इसको खत्म करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे ये उदाहरण है CHO है तो CHO एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो मेटा पे जुड़ जाएगा। Cl आपका इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक लुईस अम्ल होता है, ये बात रिपीट हो चुकी है। बेंजोइक अम्ल वाली बात भी रिपीट हो चुकी है। लास्ट रिएक्शन रोजेनमुंड अपचेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक हेल्डिहाइड बनाने का मेथड भी है ये। अब देखो रोजेनमुंड अपचेन में क्या कहानी है, अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया बेरियम सल्फेट तथा पैलेडियम उत्प्रेरक, पूछ सकता है आपसे कि रोजेनमुंड अपचेन में उत्प्रेरक का काम कौन करता है, तो पैलेडियम उत्प्रेरक करता है, हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये भी पूछ सकता है रोजेनमुंड अपचेन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष होता है, ये भी याद रखना, उत्प्रेरक विष का काम कौन करता है, बेरियम सल्फेट, जबकि पैलेडियम क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तो ये आपके पास में बेंजोयल क्लोराइड है, ठीक हो, ये यहां पर देखो COCl लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अम्ल हैलाइड है बाहर जो लगा हुआ है, तो वलय के ऊपर लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग है, और इसका जो आपका अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ऑयल हैलाइड, तो इसको वो नाम पड़ जाएगा बेंजोयल हैलाइड या बेंजोयल क्लोराइड, क्योंकि Cl लगा हुआ है। H2 लिख दो, अब BaSO4 और PD लिख दो, ये उत्प्रेरक विष है, PD उत्प्रेरक है आपका। तो यहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक कार्बन की तरफ हाइड्रोजन और एक Cl की तरफ, तो कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ते क्या बन जाएगा, CHO, ऐसे याद रख सकते हो इसको। इस अभिक्रिया की एक बात और बता देता हूं भाई, इस अभिक्रिया से आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हो। ये इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकता है कि क्या रोजेनमुंड अपचेन से हम फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए फॉर्मिल क्लोराइड की जरूरत होती है जो कमरे के ताप पर स्थायी नहीं हो सकता है। एसिटेल्डिहाइड बना सकते हो, एसिटेल्डिहाइड बनाने के लिए क्या लेंगे, एसिटिल क्लोराइड। जितने कार्बन का एल्डिहाइड बनाने हैं ना उतने ही कार्बन का आपको अम्ल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो एसिटेल्डिहाइड 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो वहां 2 कार्बन का एसिटिल क्लोराइड लेना पड़ेगा आपको, और फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन है तो वहां आपको फॉर्मिल क्लोराइड लेना होगा। तो ये था आज का लेक्चर भाई। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी जो नेम रिएक्शन हमारी रह गई हैं उनकी डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा हो सके आप जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उनको सबको शेयर कीजिए, और इसके थ्रू आप एक क्विक रिवीजन कीजिए। कोई बात अगर आपकी नोट्स में रह गई है
या कोई बात आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा तरीका भी बताया है कि किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इन अभिक्रियाओं से पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करिए, कंटिन्यूअस पढ़िए, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। जैसा आप रिजल्ट चाहेंगे वैसा ही आएगा, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।